पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है कि देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, वाशिंग सोडा, क्या बोल रहा है कि वाशिंग सोडा जो है, वाशिंग सोडा है, वाशिंग सोडा का किसका प्रचलित नाम है, पूछ रहा है क्वेश्चन। ये 2021 2022 और 2021 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो वाशिंग सोडा है, वाशिंग सोडा का जो प्रचलित नाम है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। यानी कि अगर हम देखिए यहाँ पे 2 चीजें पूछ ली जाती है, एक तो फार्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है, फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला है अगर आप देखिए पोटेशियम कार्बोनेट के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पे जो फार्मूला है पोटेशियम कार्बोनेट का है, तो वो क्या है, K2CO3। क्या है, K2CO3। यानी पोटेशियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है वो क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट का K2CO3। देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको नजर आने चाहिए। पहला तो उसने पूछा कि वाशिंग सोडा जो है, ठीक है, वाशिंग सोडा को ही क्या बोलते हैं, इसी को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कास्टिक सोडा, ठीक है, क्या है, कास्टिक सोडा के बारे में पूछ, मतलब क्या है, तो वाशिंग सोडा को ही क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका क्या पूछा है कि प्रचलित नाम पूछा है। देखिए फार्मूला भी पूछ लेगा आपसे इसमें और प्रचलित नाम भी पूछ लेगा। तो देखिए पोटेशियम कार्बोनेट का जो फार्मूला यहाँ पे है वो क्या है, K2CO3 है, ठीक है। और अगर देखे कि सोडियम जो है, सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है, सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है वो क्या है, Na2CO3 है। क्या है, Na2CO3 है, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। अब आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि आखिर ये जो कास्टिक सोडा है, जो वाशिंग सोडा है वो है क्या। देखिए पहला चीज निकल के यहाँ पे ये आ जाता है, जैसे इसके नाम से ज्ञात है कि कास्टिक सोडा या वाशिंग सोडा ही कहिए, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा तत्व होना चाहिए कि जो सोडियम से निर्मित हो, ठीक है, सोडियम उसमें होगा तभी वो क्या होगा, वो वाशिंग सोडा बनेगा। क्योंकि जो सोडियम है वो क्रिया करके, ग्लिसरीन से क्रिया करके, ठीक है, ग्लिसराइड बनाते हैं और उसके बाद जो है वॉशिंग पाउडर बनता है और साबुन बनता है। तो उसी के क्रियाक्रम में क्या होता है कि ये वॉशिंग सोडा भी निर्मित होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम जो है, यहाँ पे जो तत्व होगा, प्रभावी कारक होगा, वो क्या होगा, सोडियम होगा। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के इस चीज से हल कर सकते हैं कि जो इसमें तत्व होगा, ठीक है, इसमें जो तत्व होगा वो सोडियम से कहीं ना कहीं कोरिलेट करेगा। क्या करेगा कि सोडियम से कोरिलेट करेगा। तो जैसे ही क्वेश्चन पूछता है, जैसे ही क्वेश्चन पूछ ले, वैसे ही आप क्या कहेंगे कि देखिए यहाँ पे आप देखिए दूसरे तीसरे ऑप्शन में हम देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात की गई है। तो क्या आपको यहाँ पे कोई सोडियम जैसा तत्व दिख रहा है, नहीं। तो यहाँ पे जो होगा, इसका जो फार्मूला होगा कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, CaCO3। तो यहाँ पे तो आपको सोडियम का कोई ऐसा तत्व नहीं दिख रहा है, इवन आपको कैल्शियम दिख रहा है इसमें, ठीक। अगर मैग्नीशियम के बारे में बात करी जाए, मैग्नीशियम के बारे में बात की जाए, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है, मैग्नीशियम का जो यूज है अमूमन आप देखते हैं कि बॉडी जो ऑर्गन, सॉरी, जो कह सकते हैं आप बोन्स होते हैं, बोन्स के निर्माण में जो है इनका मतलब इनका काम होता है। तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, यानी MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, MgCO3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप 2 चीजों से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे ही आए वाशिंग सोडा, ठीक है, यानी कि कास्टिक सोडा इसे ही बोलते हैं, तो आप क्या करिए, इसमें देखिए कि थोड़ा सा ये आप पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं चीजें पढ़े होंगे, और प्लस लूसेंट वगैरह में भी दिया गया है कि जब वाशिंग सोडा की बात आती है तो उसमें सोडियम तत्व होना चाहिए। तो आपको जहां सोडियम मिलता है उसको क्या बोलेंगे आप, वही जो तत्व है वो क्या है, वो वाशिंग सोडा का जो है प्रारूप है, ठीक है। तो आप ना वो सारी चीजें उसमें देख के हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सोडियम कार्बोनेट की बात आई, जैसे मैंने बताया कि इसमें सोडियम तत्व होगा, तो सोडियम क्या है, किसमें आ रहा है, तो ऑप्शन इज 2, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये हो जाती है कि देखिए फार्मूला पूछ लेता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है K2CO3 है। अगर सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात करी जा रही है तो Na2CO3, ठीक है। अगर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो फार्मूला पूछा है MgCO3, ठीक है। हमने पहला क्वेश्चन हल कर लिया है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा आप प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाएंगे इन सब चीजों में तो क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आशा है कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पिछले साल पूछा गया है। तो देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में, किसमें, एसिड कार बैटरी। अब एसिड कार बैटरी का क्या अर्थ है, देखिए जो गाड़ियां अमूमन चलती है ना, मतलब अभी तो कहीं ना कहीं थोड़ी एडवांसमेंट हो गई है, तो उसमें तो नहीं, लेकिन हाँ अभी भी जो है बैटरियों में क्या यूज होता है, जल का जो है, एक कहते हैं कि जल, और प्लस उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में पूछा गया है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी, एसिड मतलब जानते ही हैं आप कि अम्ल के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, अम्ल के बारे, यानी एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। एसिड कार बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है, तो देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसने ऑप्शन दिया है कि पहला जो ऑप्शन है एसिटिक एसिड, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड को, ठीक है, इसी को सिरका बोलते हैं। तो आप ये सोचिए कि एसिड कार बैटरी में सिरका का क्या यूज होगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो आप इसे जो है कट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं,
जो दूसरा ऑप्शन दिया है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, इसका फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, इसी को अम्लों का राजा भी बोल देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला है वो क्या है H2SO4, ठीक है, इसी को अम्लों का राजा भी बोल देते हैं। और यहाँ पे जो देखिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, तो तीसरा ऑप्शन जो दिया है जो पेपर में पूछा था तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में पूछा था, तो यानी कि HCl। HCl का यूज एसिड कार बैटरी में, ऐसा देखने में ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई होगा। नाइट्रिक एसिड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, नाइट्रिक एसिड तो है ही नहीं। तो आप देखिए जो ऑप्शन निकल के आया है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर इसी क्रम में। आगे देखिए जो तीसरा क्वेश्चन दिया है ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, हालांकि हमने इसको जो है पेड वाले बैच में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है, यहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे जमकर। ठीक है, इसमें देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज होता है, देखिए अमूमन आप जानते हैं कि जो पानी होता है, जो गंदगी युक्त जो पानी होता है उसे साफ करने में, उसको सफाई के क्रम में अगर यूज करना है, यूज करने के क्रम में अगर मतलब कहा जाए तो ब्लीचिंग पाउडर उसमें मिलाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू जो है पानी जो है साफ हो जाता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम यहाँ पूछा है, क्या पूछा है, केमिकल नेम पूछा है, यानी रासायनिक नाम यह भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें दिया है, इसमें 4 ऑप्शन उसने दिए हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन उसने दिए हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा उसने कि जो कह सकते हैं जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ठीक है, दूसरा जो है कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl, क्लोराइड है Cl2 आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे ये पूछा है सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, यानी कि NaHCO3। ठीक है, NaHCO3, इसी को क्या बोले हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम सल्फेट के बारे में यहाँ पे दिया है। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट जो होते हैं अमूमन आप कहिए कि जो मानव का शरीर है, मानव के शरीर में ये बहुत ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाता है, यानी कैल्शियम सल्फेट जो है अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मानव शरीर में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है, इसका जो फार्मूला है वो क्या है, CaSO4, यानी कैल्शियम सल्फेट का जो फार्मूला है वो क्या है, CaSO4। यहाँ पे किसके बारे में बात करी गई है, किसके बारे में, तो यहाँ पे जो है वो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात कर रहा है, तो हमें यहाँ पे देखने में मिल जा रहा है कि देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का यूज कहाँ होगा, ये अमूमन जो है हड्डियों में पाया जाता है, यानी कि मानव शरीर में जो ये प्रभावी कारक होता है, मतलब बोन्स वगैरह हड्डियों के निर्माण में ये जो है प्रभावी होता है। ठीक, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें जो ऑप्शन मिला सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मिला है, जिसे हमने देखिए दो आप कर सकते हैं काम। एक तो आप ऐसे पढ़ के जो थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा के कर सकते हैं, एक का अगर क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो इलिमिनेशन मेथड भी आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए दो ऑप्शन अगर आपको मिल रहे हैं किसी चीज में, ठीक है, अगर दो में कंफ्यूजन है तो आप दो को कट करके निकाल सकते हैं और हाफ हाफ कर सकते हैं, आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए, इसमें जो देखा जाए तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या पूछा है, किसके बारे में, तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन उसने दिया है, जो आंसर उसने सही माना है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, उसने क्या सही माना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, हमने तीसरा क्वेश्चन देख लिया है, अभी इसी क्रम में चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपको हल करवाया था। ठीक है, जो 18 कैरेट सोने में खारे सोने का प्रतिशत उसने पूछा था, लास्ट ईयर उसने जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि 18 कैरेट, देखिए जो सोना होता है वो जो शुद्ध सोना कहते हैं होता है वो 24 कैरेट के मानते हैं, किसने, 24 कैरेट का माना जाता है। ठीक है, लेकिन जो यूज करते हैं, जो सोना यूज किया जाता है, जो सोना यूज करते हैं मतलब आप जो खरीदते हैं वो लगभग कितने का होता है, वो 22 कैरेट का ही सोना होता है। ठीक है, कितने का होता है, तो 22 कैरेट का सोना होता है। ठीक है, तो उसने पूछा कि जो 18 कैरेट सोने में खारे सोने का किसका प्रतिशत पूछा है, तो 18% जो कैरेट है, यानी 18 कैरेट सोने में अगर खारे सोने का परसेंटेज पूछा जा रहा है तो कितना परसेंटेज निकल के आया है, तो उसका जो है 75% है। ठीक है, देखिए मैंने जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है पेड वाले बैच में, हमने क्या किया है, डिस्कशन किया है कि जो सोना है उसका जो अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो जितना वो परसेंटेज पूछा है, ठीक है, जैसे 18 उसने परसेंटेज पूछा है तो हम क्या करेंगे कि जो 24 कैरेट है और उसके बाद जो परसेंटेज उसने पूछा है 18% का उसने पूछा है, तो 24/18 इंटू 100 करके हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए हमने पांचवा जो क्वेश्चन है वो क्या है, पांचवा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखिए सभी अम्लों में समान तत्व है। ठीक है, क्या है, सभी अम्लों में मतलब जो एसिड होते हैं, जितने भी एसिड आपको मिलते हैं, ठीक है, सभी एसिड में जो है
ऐसा तत्व जो सब में पाया जाता हो। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सभी अम्लों में यानी सभी एसिड में ऐसा तत्व जो समान रूप से पाया जा रहा हो। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछा उसने कि सभी अम्लों में समान तत्व है। देखिए अमूमन आप देखते होंगे कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये तीनों जो तत्व हैं ये बहुत ज्यादा पृथ्वी के जो है पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे तत्व जो सब में समान हो। तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि कार्बन और हाइड्रोजन तो हमें हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन जो हमें है वो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन कार्बन की उपस्थिति हर जगह नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, कार्बन हर जगह नहीं मिलेगा आपको, लेकिन सल्फर भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या है, निष्क्रिय तत्व है, ठीक है, निष्क्रिय तत्व है, या फिर यूं कहिए कि अगर वैसे ये निष्क्रिय तत्व बोला जाता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो उसमें है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये हर जगह मिलेगा। यानी यही क्वेश्चन उसने पूछा कि सभी अम्लों में, ठीक है, जितने भी प्रकार के आपको ज्ञात अम्ल है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, और उसमें हाइड्रोजन आपको मिलता है। क्या मिलता है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर मानव निर्माण में पूछा जाए तो आप ये दोनों अगर ऑप्शन आपको दिया हुआ है तो आप लगाएंगे, इसका जो रेशियो होता है 1:2 का होता है, ठीक है। अगर वैसे देखें नाइट्रोजन भी इसमें मिला दे तो 1:2:1 का होता है, ठीक है। तो ये सभी तत्वों में समान तो नहीं कह सकते क्योंकि हाइड्रोजन का जो तत्व यहाँ पे 2 है, ठीक है, लेकिन ये सभी तत्वों में मिलते हैं, ये तीनों मिलते हैं। अगर अमूमन 2 ही ऑप्शन दिया है, कार्बन और हाइड्रोजन दिया है, तो आप यहाँ पे दोनों लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे दोनों लगाएंगे क्योंकि ये ऑप्शन के थ्रू आप रखेंगे, ठीक। आइए देखते हैं। तो आप जब क्वेश्चन हल करिए तो 2 चीजों से हल करिए। देखिए एलिमिनेशन मेथड भी आप बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रभावी कारक के रूप में कार्य करेगा, दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, अच्छा भी है क्योंकि थोड़ा सा ना 2-4 आप देखते हैं, 2-4 चीजें, जैसे कि आप 2 ऑप्शन देखे, ठीक है, उसमें आपको दिख गया तो वो। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे छठा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन जो पूछा उसने वो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से, किसमें, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। किसके बारे में पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं, यानी केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, पूछा उसने क्या है कि केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो आप देखिए कि कोयले का जलना, अच्छा ये सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो देखिए यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो क्या होगा कि सबसे पहले तो ये देखिए कि जो कोयला जलेगा, कोयला के जलने से क्या प्राप्त होगा, राख प्राप्त होगा। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि कोई ऐसा तत्व नहीं मिलता, यानी जो प्रभावी काम करे, ठीक है, उनके अभिक्रिया से ऐसा कोई तत्व निर्मित नहीं होता है जो है जो यूजेबल हो, कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, पहला जो है वो क्या है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में आती है, ठीक है, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखते हैं जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या, पानी का भाप बनकर उड़ना। देखिए पानी को जब आप गर्म करते हैं तो ये इसकी क्रियाविधि क्या होती है, तो ये वाष्पीकरण की क्रियाविधि होती है। किसकी क्रियाविधि होती है, वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन की क्रिया होती है। अच्छा देखिए कि जो पानी है वो भाप बन रहा है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, पानी का जो है एक, कह सकते हैं आप, एक रूप से दूसरे रूप में वो चेंज हो रहा है। यानी कि ये क्या है, ये भौतिक अभिक्रिया है। भौतिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई नया तत्व बनता है। क्या होता है भौतिक अभिक्रिया में कि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई नया तत्व बनेगा, ठीक है। तो जो कह सकते हैं आप, जो पानी का भाप बन के उड़ना क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यानी कि ये भौतिक अभिक्रिया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन, भोजन का पाचन भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया। आगे देखिए कागज के जलने से भी आपको कोई नया तत्व मिलता है, कोई भी ऐसा जो तत्व जो बहुत ज्यादा यूजेबल हो, तो इसके जलने से क्या मिलेगा आपको, धुआं मिलेगा। इससे भी आपको कोयले के जलने से धुआं यानी प्रदूषण ही मिलेगा, ठीक है, इससे भी राख मिलेगी। तो ये सारी क्या है, ये सारी जो है रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। लेकिन पानी का जो है, पानी भाप बनकर उड़ जा रहा है, यानी उसका जो फॉर्म है पानी से वो भाप में चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, ये भौतिक अभिक्रिया। उसने पूछा कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो यानी कि भौतिक अभिक्रिया है, ठीक है। हमने छठा क्वेश्चन देख लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं जो 7th वाला क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, तो इसने पूछा है कि कौन सी गैस निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। देखिए जलवायु कारक की वजह से बहुत सी चीजें से ओजोन परत का जो है अपनी मोटाई में कमी हो जाना, ठीक है। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि इतना ज्यादा जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, इतनी ज्यादा जो है समस्याएं क्रिएट की गई हैं, ठीक है, औद्योगिकरण के थ्रू। तो यहाँ पे उसी वजह से क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन जो है संभव हुआ, जिसके थ्रू क्या हुआ कि जो ओजोन लेयर है उसमें क्या हुआ, उसमें छिद्र भी हुआ और उसकी मोटाई में निरंतर जो है कमी भी पाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस गैसें जो, जैसा आपने जब आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी कारक के रूप में ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सेदारी निभाती है, ठीक है। तो यहाँ वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी गैस जिम्मेदार है। देखिए ये जो यहाँ पे संपादित लिखा हुआ है
इसको बोलते हैं संपीड़ित, संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड। संपीड़ित जो नेचुरल गैस यानी सीएनजी के बारे में बात कर रहा है, सीएनजी। ठीक है, सीएनजी आप देखिए कि सीएनजी में क्या ऐसी कोई गैस है जो कह सकते हैं कि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कारक हो। देखिए जो संपीड़ित सीएनजी गैस है वैसे तो ये बहुत ज्यादा ग्रीन गैस मानी गई है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये क्योंकि ये नेचुरल गैस है। ठीक है, सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का फुल फॉर्म है। कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछ लेता है, तो जो ये सीएनजी है यानी कि जो संपीड़ित नेचुरल गैस है, इसमें जो है हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाने के कारण ये ग्रीन गैस कहलाती है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस में जो है इसमें ग्लोबल वार्मिंग में ये जो है प्रभावी कारक के रूप में नहीं उपस्थित है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहला तो हमें जो ऑप्शन मिला वो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए कि ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के बारे में उसने कहा है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस है, जैसे आप जानते भी हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रभावी कारक के रूप में ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सेदारी निभाती है। ठीक है, ऑक्सीजन को तो हम वैसे ही कट कर दे रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार तो नहीं है, क्योंकि इसे प्राणदायिनी गैस बोलते हैं जिससे हम लोग जीवित हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं हो, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए पाइप्ड नेचुरल गैस क्या है। देखिए भोजन बनाने के लिए जो आप गैस यूज करते हैं, एलपीजी जो गैस होती है, एलपीजी जो गैस होती है उसी का फॉर्मेट है ये पाइप्ड नेचुरल गैस, यानी कि इसी गैस को यानी एलपीजी गैस को, घरेलू गैस को घरों तक पाइप के थ्रू पहुंचाया जाता है, जिसे पाइप नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है, इसी को पाइप नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का जो फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का भी पूछ लेता है और एलपीजी का, तो सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, हमने ये सातवां क्वेश्चन हल कर लिया है। अब आगे देखते हैं जो हमारा यहाँ पे आंसर है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, अभी देखते हैं जो 8th वाला क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा कि हमारे रुधिर में यानी हमारे जो ब्लड है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का, किसके बारे में बात कर रहा है, ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है। देखिए आप जैसा जानते हैं कि ब्लड में हमें क्या मिलता है, ब्लड में हमें हीमोग्लोबिन मिलता है, जिसके कारण जो है हिम जो कह सकते हैं रंजक है, ठीक है, पिगमेंट है, जिसके कारण जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में रंजक का कारण होता है। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारी चीजें जैसे कहते हैं आप एंटीजन और सारी चीजें होती हैं, तो आप जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ब्लड को से उठा के पूछा है, किससे उठा के पूछा है, तो ब्लड से जो है क्वेश्चन उठा के पूछ रहा है कि ब्लड में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किस प्रोटीन के द्वारा होता है। देखिए कोलेजन के बारे में यहाँ बात की जा रही है, तो दो चीजें हैं यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावी कारक हो सकती है। तो क्वेश्चन में आप ऐसे जब उठाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करेगा। देखिए कोलेजन जो गैस है ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ये जानवरों में मुख्यतः पाई जाती है। यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है, ब्लड के बारे में, यानी ब्लड जो है यानी ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन प्रोटीन कौन करता है उसके बारे में पूछा है। तो कोलेजन जो प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है, क्या है ये भी प्रोटीन है। कोलेजन क्या है, ये भी प्रोटीन है। तो जानवरों में विशेषता पाई जाती है, किसमें, जानवरों में विशेषता पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। केराटिन क्या होती है, देखिए यहाँ पे केराटिन लिखा हुआ है, या फिर आप कहिए केराटिन, ये ज्यादातर आपको ये कहाँ मिलती है, तो नाखून, बाल, जो आप नेल काट के फेंक देते हैं तो उसमें जो है क्या होती है, केराटिन नामक प्रोटीन होती है, नाखून में होता है, बाल में होता है, ये इन सब चीजों में केराटिन प्रोटीन होता है। ठीक है, मायोग्लोबिन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, तो मायोग्लोबिन जो है सबसे ज्यादा, तो ये देखिए कि यहाँ पे एक चीज और आप देख लीजिए कि कोलेजन जो है मुख्यतः अगर आप देखें तो ये स्तनधारियों में पाई जाती है, स्तनधारियों में पाई जाती है। यानी अमूमन आप देख सकते हैं कि ये जानवर भी हो, जानवर हो, जितने भी कह सकते हैं आप स्तनधारी हैं, उनमें जो है कोलेजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। केराटिन जो है अमूमन आपको जानवरों में भी, उनके जो कहते हैं खुर वगैरह, उसमें भी मिल जाती है। ठीक है, तो मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन जो है ये सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये कह सकते हैं ब्लड में आयरन और ऑक्सीजन का एक बाध्यकारी जो है रूप है। क्या है, मायोग्लोबिन बाध्यकारी जो है रूप है। ठीक है, ये भी मानव शरीर में ही पाया जाता है। यानी कि अगर आप देखें तो जो ऑक्सीजन है और प्लस कह सकते हैं मायोग्लोबिन का जो कार्य है वो ऑक्सीजन, और अगर इसमें देखें तो ये लोहे से, किससे, यानी कि आयरन से बाध्यकारी रूप से जुड़े होते हैं मायोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन और आयरन से बाध्यकारी रूप में जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पूछा कि ब्लड में यानी रुधिर में ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक, हीमोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन है इसके बारे में जैसे हमने बताया कि हीमोग्लोबिन क्या है। देखिए दो वर्ड में इसको तोड़ लीजिए, हीमो प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हीमो का क्या अर्थ होता है कि ये एक रंजक है, यानी ये एक पिगमेंट है, वर्णक है। ठीक है, रंजक है, यानी कि ब्लड को जो है रेड कलर जो देता है वो कौन है, वो हीमो नामक एंजाइम कह सकते हैं आप, सॉरी हीमो नामक प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, दो चीजों से मिलकर बना हीमो प्लस ग्लोबिन। ठीक है, तो ये रुधिर में क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे परिवहन करता है। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन आगे देखते हैं। 9th वाला क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ पीपीटी में थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा था तो मैंने लिख दिया है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से
कौन सा रासायनिक रेशा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि रासायनिक रेशा कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन उसमें से था। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर दे रहा है। तो इसमें पूछा है कि जो ऑप्शन दिया है इसने पहला ऑप्शन दिया फ्लैक्स, और दूसरा जो ऑप्शन है इसमें कॉटन है, और जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो नॉयलान का है। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है वो क्या है, वो जूट का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्लैक्स, जैसा आप जानते हैं कि फ्लैक्स जो है, फ्लैक्स का फिजिक्स में काम है, यहाँ कोई इसका काम नहीं है। ये हमें जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसका फॉर्मेट जो हमें दिख रहा है वो कहाँ से दिख रहा है, तो ये बायो का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉटन का अर्थ आप जानते हैं, कॉटन मतलब जो है कॉटन मतलब रुई जिसे बोलते हैं उसी को कॉटन बोलते हैं। ठीक है, नायलॉन क्या है, नायलॉन जो है यहाँ पे कृत्रिम रेशा है, यानी नायलॉन का कपड़ा बनाया जाता है, तो ये क्या है, ये कृत्रिम रेशा है। और यहाँ पे जो पूछा है वो रासायनिक रेशा पूछा। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है रासायनिक रेशा, यानी कि ऐसा माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि रासायनिक रेशा का मतलब है, जैसे यहाँ पे नायलॉन देखा आपने, कॉटन क्या है, कॉटन एक प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, फ्लैक्स क्या है, फ्लैक्स भी जो है कह सकते हैं यहाँ तो उसका कोई काम नहीं है, फिजिक्स का काम है, लेकिन कॉटन को अगर आप देखेंगे तो कॉटन क्या है, ये प्राकृतिक रेशा है। लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला कि रासायनिक रेशा जो है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि रासायनिक रेशा नहीं है, यानी कि रासायनिक रेशा नहीं, यानी कि वो आर्टिफिशियल बनाया गया है। ठीक है, रासायनिक रेशा नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन उसने दिया, देखिए आयोग ने जो आंसर माना है वो क्या माना है, नायलॉन को माना है। देखिए इसमें क्वेश्चन माइंड में आ जाना चाहिए कि अगर रासायनिक रेशा नहीं है, यानी वो केमिकली बनाया नहीं गया है, तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कॉटन, क्योंकि ये प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, रासायनिक रेशा वो नहीं पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, नहीं, तो ये जैसे आप क्वेश्चन पढ़िए तो इसको ध्यान में रखिए कि ये रेशा नहीं है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, आयोग ने जो ऑप्शन माना है वो क्या माना है, नायलॉन को माना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं। जो हमने क्वेश्चन देखा है, जो हमें क्वेश्चन आया है, हम 12th वाला यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको ग्रीन हाउस, किसके बारे में पूछ रहा है, ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। देखिए मीथेन है, यहाँ पे फार्मूला पूछ लेता है CH4। मीथेन क्या है, मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे पूछा है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, आर्गन यानी कि AR। ठीक है, आर्गन, और जो तीसरा ऑप्शन दिया है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है, CO2। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, नाइट्रस यानी N2O। देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, या यूं कहिए कि जो ओजोन होल का कारण है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन आगे मिल जाएगा। तो अभी इसमें देख लेते हैं कि आखिर ये ग्रीन हाउस है क्या। ग्रीन हाउस गैस जो है, इससे क्या होता है कि ओजोन जो होल है उसमें जो है छिद्र होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन एक कारक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा। मीथेन क्या है, मीथेन तो देखिए आप ज्यादातर कहाँ से निकलता है, जो पशु पक्षी होते हैं, सॉरी पशु जो होते हैं वो जुगाली करते हैं। ठीक है, जुगाली करते हैं तो वो मीथेन छोड़ते हैं। और आप देखिए मीथेन जो है कहाँ से और निकलती है, कि जो प्राकृतिक कह सकते हैं जो धान के खेत होते हैं, ठीक है, वहां से मीथेन निकलती है। अब आर्गन देखिए, आर्गन क्या है, एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, आर्गन क्या है, निष्क्रिय गैस है। और यहाँ पे देखिए नाइट्रस ऑक्साइड दिया है। देखिए कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड देखिए क्या, इसी को क्या बोलते हैं, इसे लाफिंग गैस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। ठीक है, इसी को लाफिंग गैस बोलते हैं। आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला भी पूछ लेता है, तो जो फार्मूला है N2O। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बचा हमें वो क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो प्रकृति में कहिए सबसे ज्यादा प्रभावी कारक के रूप में ग्रीन हाउस गैस का कारक माना जाता है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, तो देख लेते हैं कि देखिए ओजोन होल। ठीक है, ओजोन होल किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप सोचिए पृथ्वी पर जो है ओजोन होल जो के बारे में पूछ रहा है, तो ओजोन होल जो है किससे संबंधित है, तो देखिए ओजोन परत में घनत्व में बढ़ोतरी से। देखिए जब ओजोन होल हो जाता है तो क्या उसमें जो ओजोन परत है उसमें उसकी घनत्व में बढ़ोतरी हो जाती है, घनत्व में बढ़ोतरी होगी तब तो ओजोन होल का कोई काम ही नहीं होगा, यानी कि जो ये पहला ऑप्शन है वो कट हो जाता है, यानी कि ये आंसर गलत है। आगे देखते हैं, जो दूसरा दिया है वो क्या है कि क्षोभ मंडल में, ठीक है, ओजोन परत में वृद्धि से। अगर क्षोभ, सबसे पहली बात तो जो ओजोन परत है वो क्षोभ मंडल में मिलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो है ऑप्शन कट आउट हो जाता है। अब देखते हैं तीसरा क्या है कि समताप मंडल में, कहाँ पे, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में वृद्धि है। अगर समताप मंडल में ओजोन परत हमें कहाँ मिलती है, वो हमें समताप मंडल में मिलती है। ठीक है, अगर वहां पे ओजोन परत की मोटाई जो है वहां पे वृद्धि हो जा रही है, तो क्या हो रहा है, क्या हो जा रहा है, तो यहाँ ओजोन होल इससे संबंधित है। ठीक है, इसी में यानी कि समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसके अगर वहां पे उसकी परत की मोटाई में कमी हो जाती है, तो क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्टिव हो जाती है और ओजोन होल में कहते हैं कि छिद्र हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए कि जो 12th वाला क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो मैंने उसको कोशिश की है ठीक करने की। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि पादप कोशिका भित्ति। देखिए यहाँ पे पूछा है कि पादप कोशिका भित्ति यानी प्लांट जो सेल जो है वाल है उसके बारे में पूछ रहा है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन उसने दिया कि ग्लूकोज की, ठीक है,
ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या करता है, जो है हमें ऊर्जा देता है। फ्रक्टोज क्या है, देखिए फ्रक्टोज जो है कह सकते हैं आप कि ये एक शुगर केन शर्करा है, ठीक है। फ्रक्टोज जो है शुगर केन कह दीजिए, द्राक्ष शर्करा कह दीजिए, तो फ्रक्टोज है, ठीक है। अब माल्टोज देखिए, माल्टोज क्या करता है, जो हमारे हम जब मुख गुहा से पाचन करते हैं, ठीक है, जो हम भोजन जो है अंदर ग्रहण करते हैं, तो मंड को ये माल्टोज में चेंज करता है। जब आप अच्छे तरीके से जो है, जब आप मानव कार्य की पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन बचा है वो चौथा ऑप्शन क्या है, सेल्यूलोज का है, ठीक है। जो पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सेल्यूलोज की बनी होती है। देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि पादप कोशिका भित्ति के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछ लिया है, लास्ट ईयर पूछा है, तो आप आंसर लगा सकते हैं कि सेल्यूलोज। अगर यहीं पे पूछ ले कि जंतु कोशिका, किसकी बात कर रहा है, जंतु कोशिका भित्ति की, जंतु कोशिका भित्ति पूछे कि जंतु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो मैंने वीडियो में आपको जो हमने डिस्कशन किया है, वीडियो में जो पूरा हमने थ्योरी पढ़ी है उसमें हमने बताया है कि जो जंतु कोशिका भित्ति है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉल की बनी होती है। देखिए क्वेश्चन पूछा है, पेप्टाइडो ग्लाइकाल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकाल, पेप्टाइडोग्लाइकाल, मैं यहां लिख दे रही हूं, पेप्टाइडोग्लाइकाल। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को म्यूरामिक एसिड भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को म्यूरामिक एसिड, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को म्यूरामिक एसिड भी बोलते हैं। देखिए दो चीजें यहाँ पे आपको कंफर्म हो जानी चाहिए कि पहली जो थी कोशिका भित्ति पूछा वो पादप के बारे में पूछा, तो पादप कोशिका किसकी है, सेल्यूलोज की। अगर जंतु कोशिका के बारे में पूछे तो आप किसका कहेंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकाल अथवा म्यूरामिक एसिड की जो है बनी होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए कि जो 13 क्वेश्चन दिया है वो क्या है कि न्यूमोनिया, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, न्यूमोनिया निम्नलिखित में से कौन से अंग को प्रभावित करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूमोनिया जो है, जो न्यूमोनिया रोग हो जाता है वो अंग किस अंग को, मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है यकृत यानी लीवर, ठीक है। जो दूसरा दिया है वो हार्ट, ठीक है। तीसरा जो है वो फेफड़े, और जो चौथा दिया है वो क्या है, किडनी के बारे में बोला है। तो न्यूमोनिया जो होता है, देखिए लीवर क्या होता है, ये आप कह सकते हैं कि जो पित्तरस होता है, पित्तरस बोलते हैं, उसका सेक्रेशन करता है, यानी उसको अपने में रखता है, ठीक है। जो लीवर है उसका कह सकते हैं आप पित्त जो है एक कहते हैं कि पित्त कहते हैं ना, पित्त थैली होती है, उसमें पित्त थैली यकृत में ही होती है जहाँ पे पित्तरस का जो है एकत्रण होता है। हार्ट जो है ब्लड का पंपिंग करता है, जैसा कि आप जानते हैं। फेफड़े क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में ज्यादातर प्रभावी होते हैं। किडनी के बारे में आपने जाना है। तो यहाँ न्यूमोनिया के बाद देखिए ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है तो जस्ट ये माइंड में आना चाहिए कि किडनी वगैरह आप लगा सकते हैं, लेकिन जो न्यूमोनिया है वो फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है, फेफड़े को ये प्रभावित करता है। आगे देखिए, आगे देखते हैं कि जो 14 क्वेश्चन है मुझसे कह रहा है कि पौधों का, क्या चीज कह रहा है कि पौधों का विकास निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है, यानी किससे प्रभावित होता है, कि जो पौधों का विकास है निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि केवल प्रकाश की गुणवत्ता से। क्या अगर जो है पौधों को केवल प्रकाश मिले, यानी अच्छी गुणवत्ता का प्रकाश उन्हें मिले, तो क्या पौधे विकसित होंगे या बड़े होंगे। दूसरा देखिए क्या दे रखा है, प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा से। अगर प्रकाश जो है पौधे को बहुत अच्छा दिया जाए, उसकी मात्रा भी अच्छी दी जाए, तो क्या जो पौधा इससे प्रभावित होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि से। देखिए अगर ज्यादा प्रकाश दिया जाए, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो और उसकी अवधि भी अच्छी हो, तो क्या होगा कि पौधों का विकास प्रभावित होगा। आगे देखिए कि प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। देखिए अगर किसी पेड़ को या किसी पौधे को अच्छा प्रकाश दिया जाए, यानी प्रकाश की गुणवत्ता अच्छी हो, उसकी मात्रा भी अच्छी हो, ठीक है, उसको अच्छी अवधि भी दी जाए, अच्छे टाइम पीरियड पे उसे मतलब उसको मिले, तो वो अच्छा भोजन बनाएगा, ठीक है, वो ग्लूकोज की क्रिया अच्छी करेगा, ग्लूकोज उसे अच्छा मिलेगा, तो वो क्या होगा कि वो पौधा जो है सबसे ज्यादा जब प्रभावित होगा तो वो किससे होगा, प्रकाश की अच्छी गुणवत्ता से, उसकी अच्छी मात्रा से, और उसे अच्छी अवधि अगर दी जाए, टाइम पीरियड उसका अच्छा रहे, तो पौधा जो है प्रभावित होगा, यानी उसके विकास में सबसे ज्यादा प्रभावी कारक कौन होगा, फोर्थ ऑप्शन। आगे देखते हैं, आगे देखिए, देखिए संतरे में बहुतायत में होता है। संतरे में क्या होता है, देखिए संतरा क्या है, एक कह सकते हैं आप सिट्रिक अम्ल है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि संतरा जो है उसमें क्या होता है सबसे ज्यादा, तो आप देखिए क्या है, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। देखिए आप जानते हैं कि जो संतरा होता है वो सिट्रिक होता है, तो जो जैसे ही सिट्रिक की बात आती है तो विटामिन सी के बारे में हम तुरंत ऑप्शन लगा लेते हैं। तो संतरा जो है, संतरे में क्या होता है, विटामिन सी ज्यादा होता है। आगे देखिए कि पायरिया जो है, देखिए पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो देखिए क्या दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है एज इट इज। पायरिया जो है निम्नलिखित में से किसका रोग होता है, ठीक है, किसका रोग है। पायरिया जो है आप देखते हैं कि वो मसूड़ों में होता है, ठीक है, मसूड़ों में होता है। तो यहाँ पे जो है जो ऑप्शन दिया है वो क्या है, मसूड़ों में है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए कि फ्लोएम के बारे में पूछा है। फ्लोएम जो है एक ऊतक है, ठीक है, जो एक निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। फ्लोएम जो है वो किसमें पाया जाता है, देखिए फ्लोएम क्या होता है कि पौधों में भोजन ले जाने का कार्य करता है, पौधों में भोजन का कार्य करता है कौन, फ्लोएम, ठीक है। ये क्या है, एक टिश्यू है, यानी प्लांट टिश्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया कि जानवरों के प्रजनन अंगों में, तो फ्लोएम के बारे में हमने जैसे पढ़ा कि वो हमें कहाँ मिलता है, वो पौधों में मिलता है, ठीक है, पौधों में मिलता है। आगे देखिए त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। क्या पूछ रहा है कि जो त्वचा है, त्वचा है इसी को क्या बोलते हैं, डर्मिस बोलते हैं। त्वचा की जो ऊपरी सतह है क्या कहलाती है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो चर्म, यानी जो है
यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है कि यानी कि डर्मिस, विशिष्ट चर्म यानी स्पेसिफिक डर्मिस, ठीक है, अंतः चर्म, ठीक है, अधिचर्म यानी इपिडर्मिस। देखिए चर्म जो होता है, आप देखते हैं कि एक त्वचा ऊपर एक त्वचा रहती है, जब आप देखेंगे तो एक त्वचा है, उसके नीचे जो त्वचा होती है वो क्या बोली जाती है, अधिचर्म बोली जाती है, यानी इपिडर्मिस, इपिडर्मिस, ठीक है। त्वचा की ऊपरी सतह यानी जो त्वचा है, आप ऐसे ऑप्शन लगाएंगे कि चर्म, जस्ट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है कि त्वचा की ऊपरी सतह, ठीक है, तो जस्ट माइंड में आएगा वो क्या होगा, चर्म, लेकिन चर्म नहीं है, ठीक है, डर्मिस नहीं है, एपिडर्मिस होता है, ठीक है। जो त्वचा की ऊपरी सतह होती है वो क्या होती है, तो उसे डर्मिस बोलते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो कर्कट जनक रसायन से होता है, कर्कट जनक रसायन से होता है। देखिए कूड़ा कबाड़ा जहां भी ज्यादा रहेगा, ठीक है, वहां जो है वो एरिया में, जैसे जहां ज्यादा कूड़ा करकट है वहां ज्यादा होने की संभावना है, तो वहां कौन सा सबसे ज्यादा रोग होने की संभावना है, तो देखिए हृदय रोग, हार्ट रोग। तो दूसरा देखते हैं दमा रोग, यानी दमा जो रोग होगा क्या होगा, ये श्वसन से संबंधित है, किससे संबंधित है, श्वसन की क्रिया से, यानी कि वहां का जो वातावरण है, वहां का वातावरण बहुत प्रदूषित होगा, तभी तो श्वसन की क्रिया में बाधा पहुंचेगी, जिसके थ्रू दमा वगैरह रोग होगा। आगे देखते हैं मधुमेह रोग। देखिए ये डायबिटीज रोग जो है, ये कर्कट जनक रसायन से तो कोई इसका ताल्लुक नहीं है, तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको एलिमिनेट कर दिया आपने, इसको एलिमिनेट कर दिया। अब जो बचा वो बचा एक हार्ट रोग, ठीक है, हार्ट डिजीज, और तीसरा जो चौथा बचा है वो क्या है, कैंसर है। तो यहाँ पे कर्कट जनक रसायन से पूछ रहा है, तो हार्ट रोग जो है इससे तो कोई इसका ताल्लुक ही नहीं है। चूंकि दो ऑप्शन बचा है तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी इसे हल कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे आंसर है वो क्या है, वो कैंसर है, ठीक है। आगे देखिए, आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि नींबू का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नींबू का जो खट्टा स्वाद है वो किसके कारण है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, आक्जेलिक अम्ल, ठीक है, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। जो नींबू है वो क्या होता है, ये सिट्रिक कुल से संबंधित है, किससे है, ये सिट्रिक कुल है, सिट्रिक कुल का पौधा है, ठीक है, सिट्रिक कुल से संबंधित है। तो जब नींबू के स्वाद के बारे में या संतरे के स्वाद के बारे में पूछे, या ये किस फल से, कह सकते हैं किस वंश से संबंधित है, तो आप क्या बोलेंगे, ये सिट्रिक अम्ल है। तो साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में क्या होता है, इसके खट्टेपन का कारण क्या है, साइट्रिक अम्ल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि आक्जेलिक जो अम्ल है, आक्जेलिक अम्ल जो है उसका जो फार्मूला है वो पूछ लेता है। तो आक्जेलिक अम्ल का C2H2OH, ठीक है, C2H2OH O4, आई थिंक सॉरी O4 है, O4 है, O4। फॉर्मलिक अम्ल का आपसे फार्मूला पूछ लेता है। देखिए ये मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि अमूमन जो है क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, इनका फार्मूला भी पूछ लेता है। तो CH2O2। अब एसिटिक अम्ल का पूछता है CH3COOH, ठीक है। अब साइट्रिक अम्ल का फार्मूला तो वैसे अमूमन याद नहीं रहता लोगों को, लेकिन यहाँ पे जो है वो C6H8O7 जो है इसका फार्मूला है, साइट्रिक अम्ल का C6H8O7, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए कि मशरूम जो है किसके उदाहरण है, जो मशरूम है, मशरूम जो है वो किसके उदाहरण है, तो देखिए जो पहला ऑप्शन दिया है फंजाई यानी कि फंगस, जो दूसरा है वो वायरस, तीसरा ऑप्शन क्या है, लाइकेन, ठीक है, जो चौथा ऑप्शन है जीवाणु। तो यहाँ पे बताइए जो मशरूम है वो किसका उदाहरण है, मशरूम जो है वो किसका उदाहरण है, तो मशरूम जो है, ठीक है, मशरूम जो है क्या है, वायरस तो ये है नहीं, ठीक। ऑप्शन देख के आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए चौथा ऑप्शन जीवाणु तो है नहीं है। अब हमें क्या बचा, यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दो मिल रहा है, एक तो फंगस मिल रहा है, दूसरा क्या है, लाइकेन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है मशरूम के बारे में पूछा, लाइकेन, लाइकेन की क्रियाविधि आप जब पढ़ेंगे तो ये शैवाल जो है सिम्बायोसिस की क्रियाविधि करता है प्रकाश संश्लेषण फंजाई से, लेकिन यहाँ मशरूम के बारे में, और मशरूम आपको कहाँ ज्यादातर मिलेगा, स्थल पे मिलेगा, तो ये क्या है, ये फंगस है यानी कि फंजाई है, ठीक है। आयोग ने जो आंसर माना है वो फंजाई को माना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, किसके बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा कि सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन है, तो यहाँ पे उसने ऑप्शन दिया है, पहला जो दिया है वो व्हेल, दूसरा क्या है, हाथी, तीसरा क्या है, डॉल्फिन, और चौथा क्या है, चूहा। तो यहाँ जो सबसे बुद्धिमान स्तनधारी प्राणी है वो क्या है, डॉल्फिन है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि पौधों का, ठीक है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी कि जो पौधे हैं उनको पोषक तत्व कहाँ से मुख्यतः मिलता है। ऑप्शन क्या दिया इसने कि मिट्टी से, दूसरा क्या है क्लोरोफिल से, तीसरा क्या है प्रकाश से, और चौथा जो है वो है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो उसने क्या पूछा कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए आपको, जैसे ही आप ये देखेंगे कि पोषक तत्व के बारे में पूछ रहा है तो माइंड में ये आना चाहिए, देखिए क्लोरोफिल की क्रियाविधि होती है पौधों में, यानी कि जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और यहाँ पे क्लोरोफिल की क्रियाविधि होती है। और आगे देखते हैं कि प्रकाश भी इसमें जरूरी होता है, ठीक है, जो पौधे हैं उनका जो है, और उनके वृद्धि में या यूं कहिए कि उसके पोषक कार्य में ऊर्जा के रूप में जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे मिट्टी, आप इसे इग्नोर करके चले जाएंगे, ये दोनों तो आपको जस्ट आ जाएगा, आप जब कॉमन सेंस लगाएंगे तो देखिए पोषक तत्व के बारे में पूछा है, पोषक तत्व से कहां से मिलता है, ऊर्जा की क्रियाविधि बेशक होती है, लेकिन पोषक तत्व पौधे जो है मिट्टी से नाइट्रोजन की क्रियाविधि, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रियाविधि जो भी वो करते हैं, नाइट्रोजन मिट्टी से ग्रहण करते हैं। तो यानी जो पोषक तत्व के रूप में लेते हैं पौधे, वो कहां से लेते हैं, वो मिट्टी से लेते हैं।
ठीक है, ना कि क्लोरोफिल से, ना कि प्रकाश से, ठीक है। तो कहां से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसके मापन की, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24, किसके मापन की यसाई इकाई, यहाँ पे क्या पूछा है? यसाई इकाई के बारे में पूछ रहा है। वेट अ सेकेंड, किसके मापन की यसाई इकाई है, देख लेते हैं क्वेश्चन। किसके मापन की यसाई इकाई, देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया है प्रकाश वर्ष, यहाँ पे हाँ प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, ठीक है, किसके मापन की इकाई पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। तो पूछा है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। देखिए यहाँ पे प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी है वही क्या होती है, प्रकाश की दूरी होती है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसने, ऑप्शन पहला देखते हैं कि हवाई जहाज की गति, प्रकाश से हवाई जहाज का कोई कोरिलेशन ही नहीं है, तो आप इस जो है ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो क्या है कि एक वर्ष में, क्या पूछ रहा है, एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति। तो यहाँ प्रकाश वर्ष के बारे में बात कर रहा है, ना कि हमें यहाँ पे रॉकेट के बारे में, यानी हमें यहाँ पे रॉकेट का कोई काम धाम दिख नहीं रहा, तो ये भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि एक वर्ष में, क्या बोल रहा है कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, क्या बोल रहा है कि एक वर्ष में, यानी कि प्रकाश वर्ष क्या है कि मैंने जैसे बताया कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है, तो यहाँ उसने थोड़ा सा चेंज किया, उसने क्या चेंज किया कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। देखिए निर्वात क्या है, प्रकाश जो है, जो सूर्य का प्रकाश है वो अंतरिक्ष से होते हुए आएगा। अंतरिक्ष में आप देखते हैं कि ज्यादातर जो पृथ्वी के क्षोभ मंडल से जब ऊपर जाएंगे, समताप मंडल से ऊपर, इवन जो मंडल है जिनका विभाजन हुआ है उनसे ऊपर जाएंगे तो हमें कहाँ क्या मिलेगा, तो हमें निर्वात की जो है बहुत सारी क्रियाविधि मिलती है, ठीक है, निर्वात है। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रकाश वर्ष जो चलेगा वो निर्वात के थ्रू भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ वही बात कह रहा है कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा जो चली गई दूरी है वो क्या है, प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई है, ठीक है। और हम चौथा भी ऑप्शन देख लेते हैं कि एक वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी। तो देखिए ध्वनि के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा है, यहाँ प्रकाश के बारे में बात कर रहा है। तो जैसे ही ऑप्शन ये आता है तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, उसके बाद हमें ऑप्शन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, थर्ड नंबर। आगे देखिए, बिजली का प्रवाह जो है सर्किट में कब होता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जस्ट 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि बिजली का प्रवाह यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो प्रवाह यानी फ्लो है सर्किट में कब होता है। तो ऑप्शन दे रखा उसने क्या दिया कि स्विच ऑफ या ऑन होने पर, जो बिजली है उसका जो प्रवाह कब होता है, जब उसकी स्विच ऑफ या ऑन होती है, ठीक है। आगे देखिए स्विच चालू होने पर, ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन दिया है वो क्या है, स्विच बंद होने पर। चौथा जो ऑप्शन है कि कोई वोल्टेज नहीं होता है इसमें, इसी वजह से इसमें सर्किट का प्रवाह होता है, यानी सर्किट में बिजली का प्रवाह होता है। देखिए जैसे ही ऑप्शन आएगा तो आप क्या लगाएंगे, जस्ट जैसे आप लगाएंगे ये क्वेश्चन देखेंगे और जस्ट आप क्या आंसर मारेंगे, स्विच चालू होने पर, क्योंकि ऐसा आज तक हम लोग जानते हैं कि स्विच चालू करेंगे तभी जो है बिजली का जो प्रवाह सर्किट में होगा, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो बिजली का प्रवाह होता है वो स्विच बंद रहती है, ठीक है, स्विच बंद रहती है। इसी वजह से जो है बहुत सारी चीजें वायर लगाई जाती है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए भी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि बिजली का जो प्रवाह है सर्किट में जब स्विच बंद होती है उस टाइम पे होता है। आगे देखिए यहाँ पे 26 जो क्वेश्चन पूछ रहा है, 26 क्वेश्चन जो है क्या है कि प्रतिरोध की, किसके बारे में बात कर रहा है, प्रतिरोध की यसाई इकाई क्या है, यसाई इकाई के बारे में क्या है बोल रहा है। तो इसको देखिए कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो स्टैंडर्ड कह सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, इसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि जो यूनिट होती हैं उनका जो है निर्धारण जो है यसाई पद्धति में किया गया। ये फ्रांस में एक बैठक हुई थी इंटरनेशनल सिस्टम के लिए, क्योंकि जो भी इकाइयां होती है, यूनिट होती है, उनका एक मापन होता है, ठीक है। तो उसी में जो है इनका नामकरण किया गया, जो यसाई इकाई पूछा उसने, सिस्टम इंटरनेशनल आप कहते हैं इसको, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, या फिर यूं कहिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो ऐसा बोलते हैं। आप थोड़ा नॉलेज के लिए जान लीजिए कि क्या होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा सिस्टमैटिक यूनिट या इंटरनेशनल बोल सकते हैं इसको, एसआई का जो फुल फॉर्म है ये है। तो यहाँ पे पूछा प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। पहला जो उसने ऑप्शन दिया वो क्या, एम्पियर। जो दूसरा ऑप्शन है ओम। तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, वोल्ट। जो चौथा ऑप्शन दिया उसने क्या है, फैराडे। तो प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि ये बिजली के प्रवाह में, ठीक है, बिजली के प्रवाह में होता है। प्रतिरोध जो है बिजली के प्रवाह को रोकने का कार्य करता है। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, ओम है, ठीक है, ओम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कि ठोस चालक में धारा प्रवाहक होते हैं। जो ठोस चालक है, कोई ठोस चालक है, उसमें क्या है, उसमें जो धारा प्रवाहक होते हैं वो कौन है। तो ऑप्शन उसने दे रखा कि प्रोटॉन। जो दूसरा ऑप्शन दिया उसने न्यूट्रॉन, ठीक है। तीसरा जो उसने ऑप्शन दिया है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन दिया है। जो चौथा ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप इसमें से कौन सा आंसर लगाएंगे, ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर लगाएंगे। तो देखिए जो 27 का क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे ठोस चालक में धारा प्रवाहक के बारे में पूछा है, ठीक है। तो जो ठोस चालक होते हैं,
पहली बात तो जो चालक होते हैं उसमें आप ये यूं कहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो धारा प्रवाहक होते हैं। तो ठोस चालक दे चाहे जो भी चालक दे, तो जैसे ही ये बात आए तो हम क्या लगाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में लगाएंगे। ठीक है, चालकों में इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित हो सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इन सबका कोई ज्यादातर काम नहीं है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि 28 जो क्वेश्चन दे रखा है, 28 जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, शायद उसमें दिख रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए कि समान प्रवस्था में, यानी कोई वस्तु समान अवस्था में है, ठीक है, कोई वस्तु समान अवस्था में कंपायमान है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर इसका अर्थ समझते हैं। समान प्रवस्था में कंपायमान, ठीक है, माध्यम में किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की जो है वो दूरी क्या है। देखिए आप यूं देखिए कि कोई दो वस्तु है, ठीक है, कोई दो वस्तु समान प्रवस्था में कंपायमान है, यानी कि वो एक ये वस्तु, एक ये वस्तु, जब ये समान अवस्था में एक ही दिशा में चल रही है और समान अवस्था में कंपित है, ठीक है, समान अवस्था में कंपित है, तो ये देखिए इन दो जो कण हैं इनके निकटतम की जो बीच की दूरी है वो क्या बोली जाएगी, आवृत्ति। यहाँ पे ऑप्शन उसने दिया कि तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम और वेग। देखिए जैसे ही कणों के बीच की दूरी की बात आती है तो हम किस में नापते हैं, हमेशा हम तरंग दैर्घ्य में नापते हैं। किस में नापते हैं, तरंग दैर्घ्य। दो कणों के बीच की दूरी जो होती है वो किस में मापी जाती है, तो तरंग दैर्घ्य में मापी जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तरंग दैर्घ्य ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं 29 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसमें ऑप्शन दिया, उसने पूछा कि किसकी तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पे दिया नीला रंग, हरा रंग, पीला रंग, नारंगी रंग। जैसा कि आप जानते हैं जो नीला प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला जो प्रकाश है वो कौन सा है, तो यहाँ पे हरा प्रकाश तो होगा नहीं, नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो ये भी ऑप्शन से कट गया। और जो पीला प्रकाश है उसका कोई काम नहीं, यानी कि ये हम एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन मिला वो क्या मिला, नारंगी मिला। ठीक है, नीले जो नारंगी प्रकाश, सॉरी जो नारंगी प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। नारंगी का यहाँ पे अर्थ आप ले सकते हैं कि लाल रंग से, ठीक है, लाल रंग से ले सकते हैं। आता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्मेट में दिया हुआ है, जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चन दिया है सेम एज इट इज फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में ये सारी चीजें आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछ रखा है कि एफएम प्रसारण बैंक के बीच होता है, सेम एट इज, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में कि एफएम प्रसारण बैंक में डॉट 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 के बीच जो है होता है, जो यानी कि मॉड्यूलेशन, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, यानी कि जो तरंग दैर्घ्य है, जब आप रेडियो चलाते हैं या फिर आप नेट ही चलाते हैं तो वो सारी चीजें किसके थ्रू आपको पहुंचती हैं, सैटेलाइट के थ्रू पहुंचती हैं। और सैटेलाइट जो होता है वो बीच में किसका कार्य, जो सैटेलाइट से तरंग आती है वो किसका बीच में कार्य करती है, तो जो एफएम होता है यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है वो उसको अपने अंदर लेता है, उसके बाद वो सारी जगह प्रेफर करता है। ठीक है, यानी कि भेजता है, जिसके थ्रू चलाया जाता है नेट वगैरह, जितने भी रेडियो मॉड्यूलेशन है वो सारी चीजें सब चलती हैं। तो यहाँ पे देखिए एफएम का फुल फॉर्म क्या है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रसारण बैंक के डॉट 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 के बीच में होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, एचएफ यानी कि हाई रेंज, किसके बारे में बात कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, यहाँ एचएफ का अर्थ क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी हमें एफएम के बारे में पूछ रहा है, यानी कि किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आगे देखते हैं कि यूएचएफ यानी अल्ट्रा, किसके बारे में कह रहा है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक, आगे देखते हैं वीएचएफ रेंज यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। क्या पूछ रहा है कि एफएम प्रसारण जो है यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो प्रसारण बैंक है वो किनके किनके बीच में होता है, तो जो चौथा ऑप्शन दिया है वो क्या किया है, उपयुक्त में से सभी या सभी। ठीक है, यहाँ पे सभी ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे जो आएगा, जो एफएम का प्रसारण बैंक होता है वो क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में तो होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में जो है ये सारी क्रियाविधि एफएम की नहीं होती है। अब देखते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में, इसमें भी नहीं क्रियाविधि होती है इसकी। यहाँ पे जो ऑप्शन बचा वो क्या बचा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में जो है एफएम प्रसारण की जो क्रियाविधि होती है वो होती है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा था, कि आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे देखिए, देखिए आगे देखिए, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 31 का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। रेडियो तरंग जो होती है उनका वेग जो है पूछा है कि कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए जो रेडियो तरंगे होती हैं वो क्या होती है, वो प्रकाश की चाल से चलती हैं। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 पॉइंट, अगर आप देखें निर्वात में देखें तो उसकी जो चाल है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हुआ वो क्या हो गया, रेडियो तरंगे हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, आगे जो दिया क्वेश्चन है वो 32 क्वेश्चन दिया हुआ है, 32 क्वेश्चन दिया हुआ है। 32 क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। किसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा कि ध्वनि की जो गति है वो सबसे तेज किसमें होती है। तो देखिए पानी में ध्वनि की गति तेज होगी, क्योंकि आप देखते हैं कि प्रकाश का जो, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, प्रकाश जो है पानी में आपको अगर अमूमन देखा जाए तो 200 से 600 मीटर गहराई तक मिलता है, यानी प्रकाशित मंडल से अप्रकाशित मंडल तक ही मिलता है। यानी वहां पे तो आप ये कहिए कि माध्यम रहता है लेकिन प्रकाश बहुत नीचे तक नहीं जा सकता। तो क्या ऐसा है कि ध्वनि जा सकती है? ध्वनि जो है, ध्वनि का जो वेग होता है वो पानी में भी कम होता है, ठीक, क्योंकि पानी का जो है घनत्व तो ज्यादा होता है। आगे देखिए जो ऑप्शन दिया है कि निर्वात, निर्वात के बारे में पूछा है। और देखिए यहाँ पे निर्वात में भी कहिए कि जो अगर आप देखिए निर्वात में अगर ध्वनि को किया जाए या ध्वनि छोड़ी जाए तो निर्वात में कोई माध्यम नहीं है। जब माध्यम नहीं रहेगा तो क्या ध्वनि हमें सुनाई देगी? ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी है वो पता चलेगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कट हो जाता है। आगे देखिए कि जो लोहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? लोहा जो है, लोहा में सबसे ज्यादा ध्वनि की गति अगर देखी जाए, यानी ध्वनि की गति अगर मापी जाती है तो हमें सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? हमें लोहे में मिलती है। ठोस है ये, ठीक है, इसमें अणु से निर्मित है, अणु परमाणु से निर्मित है। तो जो लोहा है उसकी ध्वनि क्या है? सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, ठीक। आगे देखिए, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं जो क्वेश्चन दिया है 33 क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि कितने माप से अधिक की जो ध्वनि है उसको क्या बोलते हैं? शोर बोलते हैं। कितने माप से अधिक की जो ध्वनि है उसे क्या बोलते हैं? शोर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही औद्योगिक की बात करते हैं आप, ठीक है, या यूं ये जहां सिविल सोसाइटी रहती है उन सबके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मापन दिया गया है, मापन का जो निर्धारण किया गया है वो क्या किया गया है? वो सिविल सोसाइटी के थ्रू किया गया है। तो देखिए यहाँ शोर के बारे में कह रहा है। देखिए जो विभाजन हुआ है, विभाजन जो हुआ है, यानी जो मानव के एक कह सकते हैं आप सुनने की या एक सहन करने की जो क्षमता है उसके थ्रू हम यहाँ देखते हैं 80 डेसिबल। अगर इससे ज्यादा अगर ध्वनि हो जाए तो क्या कहलाएगी? शोर कहलाएगी, यानी कि नॉइज में आएगी, ठीक है, हाई नॉइज कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए 80 डेसिबल। आगे जो ऑप्शन दिया है 100 डेसिबल, 120 डेसिबल और 140 डेसिबल। देखिए 80 से कहिए, 80 से जो हमें ध्वनि मिलती है 80 से 120 माना जाता है अमूमन, लेकिन 80 से 100 के बीच जो ध्वनि होती है वो क्या होती है? वो शोर मानी जाती है। अगर हम देखते हैं 120 डेसिबल का, अगर हम देखते हैं तो 120 डेसिबल अगर देखें तो ये औद्योगिक इकाइयां जो है वहां का जो एक कहते हैं कि टाइम पीरियड होता है, उसमें जो दिन में नहीं कर सकते हैं, रात में जो है इसकी ध्वनि को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सारा चीज जो है जहां भी म्यूनिसिपल जो चीजें होती हैं, शहरी में जो कहते हैं कि मेयर वगैरह होते हैं, उनका भी एक कहते हैं रूल एंड रेगुलेशन चल रहा है, कंडक्ट चलता है, उसके थ्रू डिसाइड होता है। यानी ये सारी जो सिविल सोसाइटी के थ्रू इसका वर्णन किया गया है, मापन किया गया है। तो यहाँ पे शोर के बारे में जो पूछा उसका ऑप्शन जो होगा वो अगर 80 डेसिबल की ध्वनि है, ठीक है, 80 डेसिबल से अगर अधिक है ध्वनि, यानी 80 से 100 के बीच में है तो उसे शोर माना जाता है। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो क्या है। देखिए 34 के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन, किसके बारे में? अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पूछ रहा है। किसके लिए नोबेल प्राइज इन्हें मिला था? अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में, ठीक है, किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो यहाँ पे देखिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। आगे देखते हैं, देखिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। किसके द्वारा है? तो न्यूटन ने इसको प्रतिपादित किया है। तो वैसे ये कट हो जाता है, एलिमिनेट कर दीजिए अगर आपको दो ऑप्शन इसमें से पता है। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है कि सापेक्षता का सिद्धांत, ये भी तो इन्हीं से संबंधित है, न्यूटन से संबंधित है, सॉरी आइंस्टीन से संबंधित है। आगे देख लेते हैं चुंबकत्व के नियम, यानी जो चुंबकत्व के नियम है अगर आप ये देखिए तो ये फैराडे ने दिया है, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। आगे देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है यानी कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो प्रभाव खोजा, यानी थ्योरी जो खोजी, उनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। आगे देखते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा है, आता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन ये दिया है कि सापेक्षता का सिद्धांत। आयोग ने जो आंसर माना है वो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए माना है। अमूमन आप देखते हैं कि ये दोनों चीजें अगर दोनों ऑप्शन में रहती हैं तो कई बार क्वेश्चन पूछा है जिसमें उसने सापेक्षता का सिद्धांत जो है ऑप्शन को मान लिया है, आयोग ने माना है, लेकिन इसको आयोग ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए माना है। तो आप जैसे भी देखिए अगर जहां जैसा आयोग पूछ रहा है क्वेश्चन उसके थ्रू आंसर लगा के आइए, अदरवाइज ये कट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए 35 जो क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन जो पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन लास्ट में पूछा है कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन उसने दिया है वो क्या दे रखा है, देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में हल करवाया। मैडम क्यूरी तो इससे कोरिलेट है नहीं, इनसे कोई कोरिलेशन नहीं इनका। अल्बर्ट नोबेल, इन्होंने डायनामाइट की खोज की है, तो नोबेल से इनका कोई रिलेशन, मतलब सापेक्षता के सिद्धांत से इनका कोई रिलेशन नहीं। चार्ल्स डार्विन ये तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिला हमें वो कौन सा मिला? अल्बर्ट आइंस्टीन मिला। आगे देखिए कि न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जो न्यूक्लियर बम होता है, ठीक है, जैसा कि न्यूक्लियर बम गिराया गया था 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा पे अमेरिका के द्वारा, ठीक है, जापान में। तो वो न्यूक्लियर बम था। न्यूक्लियर बम जो था वो किससे बनाया जाता है? तो देखिए जिरकोनियम,
जिरकोनियम पे यहाँ पे कोई काम नहीं। देखिए यहाँ पे आप जानते होंगे कि यूरेनियम का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, तो यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235, ये अमूमन आपको ये दोनों जो है मिल जाते हैं। तो न्यूक्लियर बम बनाने में किसका यूज किया जाता है, यूरेनियम का। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं जो 37 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि भारत में, इसके कहां पूछ रहा है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, भारत का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कौन सा है, क्वेश्चन पूछा। तो देखिए भारत का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कौन सा है, आप देखेंगे अमूमन यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला, कि भारत में अगर न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पूछ रहा है तो क्या है। देखिए हर्षा, यहाँ पे क्या दे रखा है, हर्षा। ध्रुवा जो दूसरा ऑप्शन है किसके बारे में कह रहा है, ध्रुव के बारे में। जो तीसरा ऑप्शन है अप्सरा, और जो चौथा ऑप्शन है विपुला के बारे में दिया है। देखिए यहाँ पे जो भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अगर देखा जाए तो इसको जो है कह लीजिए आप, इसका जो पहला निर्माण हुआ 1957 में जो है पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया। ठीक है, इसको भाभा इलेक्ट्रॉनिक मतलब कह सकते हैं, भाभा इलेक्ट्रॉनिक। देखिए ऑप्शन जो दिया है इसने अप्सरा को माना है, यानी कि 1957 में 20 जून 1957 में भाभा इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, भाभा इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया 20 जून 1957 में अप्सरा नाम से बनाया गया था। तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अगर पूछे तो कौन सा है, अप्सरा है। ठीक है, अप्सरा है। तो हम इसी के क्रम में आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो क्या है, देखिए 38 जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, क्रॉम्पटन प्रभाव किसके बारे में बात कर रहा है, तो क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किस में होता है, क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किस में से होता है। तो यहाँ पे उसने क्या दे रखा, यहाँ पे उसने 4 ऑप्शन दे रखा है। तो आप इसमें देखिए कि कौन सा ऑप्शन होता है, देखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं किसमें कौन सा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे जो है दिया है, यहाँ पे जो दिया है बीटा किरणों में क्रॉम्पटन प्रभाव, दृश्य किरणों में, एक्स किरणों में और धन किरणों में। देखिए यहाँ पे जो प्रकाश आता है, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो किन किन रूपों में आता है, तो फोटॉन कणों के रूप में आता है। ठीक है, फोटॉन कण में जो है उसका विभाजन किया गया है, तो बीटा कण, दृश्य किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, ये सारी चीजें धन किरणें, उसमें धन किरणें बोलते हैं। तो ये सारा जो है एक क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे उसने पूछा कि क्रॉम्पटन प्रभाव जो है किस में होता है, जो प्रकाश किरणें हैं, बीटा किरणों का यहाँ पे कोई काम, क्रॉम्पटन जो प्रभाव होता है यहाँ पे देखिए यक्स किरणें हैं, यक्स किरणों में क्रॉम्पटन प्रभाव की क्रियाविधि आप पढ़ते हैं। बीटा किरणों का यहाँ कोई काम नहीं होता। ठीक है, दृश्य किरणें, वैसे भी दृश्य किरणों का काम यहाँ पे क्रॉम्पटन, दृश्य किरणें क्या करती हैं, प्रकाश में जब विभाजन होता है या यूं कि फ्रीक्वेंसी जब आप पढ़ते हैं प्रकाश वगैरह की, तो दृश्य किरणें, बीटा किरणें और धन किरणों का वहां पे काम होता है। जो यक्स किरणें होती है वो क्रॉम्पटन प्रभाव के लिए प्रभावी कारक होती है। यहाँ पे ऑप्शन आयोग ने क्या माना, यक्स किरणों को उसने ऑप्शन माना है। आगे देखिए 39 क्वेश्चन जो दे रखा वो क्या है कि यक्स किरणों की जो खोज है किसने करी है, यक्स किरणों की खोज किसने करी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, वीके रॉन्टजन। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो एडविन हब्बल। चौथा ऑप्शन क्या है, गैलीलियो गैलीली। देखिए यक्स किरणों के बारे में बात कर रहा है, यक्स किरणों के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो देखिए क्वेश्चन जो है, जो यक्स किरणें हैं इनकी जो खोज हुई 1875 में, इनकी खोज किसमें हुई है, 1875 में। किसने करी है, तो वीके रॉन्टजन के द्वारा यक्स किरणों की जो है खोज की गई है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आप जो है इलिमिनेट करके सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो क्या, भारी पानी की खोज किसने की है। भारी पानी को क्या बोलते हैं, हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। इसी का जो फॉर्मूला अगर पूछे तो D2O होता है। ठीक है, यानी भारी पानी की खोज किसने की है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा उसने, पिछली बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा उसने। तो यहाँ पे देखिए ऑफ बेडमैन, जो पहला ऑप्शन है क्या है, ऑफ बेडमैन है। जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, रिचर्ड। ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन उसने दिया यूरे का दिया, और जो चौथा ऑप्शन है वो हैंडबेल का दिया। देखिए यहाँ पे आप इस चीज से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आयोग ने जो आंसर माना वो यूरे को माना। ठीक है, भारी जल जो है इसी को हैवी हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है, जो यूरे ने विद्युत अपघटनी विधि से प्रयोग करके जो है हैवी हाइड्रोजन यानी भारी जल की खोज करी थी 1932 में। 1932 में यूरे ने क्या करा है, भारी जल की खोज करी है। इनका जो पूरा नाम है हेराल्ड सी यूरे, इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, हेराल्ड सी यूरे। ठीक है, तो हमने अब तक जो क्वेश्चन डिस्कशन किया है 40 कर लिया है। इसी के क्रम में हम आगे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे।